अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपसे मुलाकात हो रही है। पाकिस्तान के जो इनिशियल ईयर्स हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से गोल्डन ईयर्स कहे जाते हैं। जो मेरा प्रमोशन एग्ज़ाम था उसमें भी मैंने ये देखा। इसकी क्या वजूहात थी, कोई आप शेयर करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये जो मेरे वाली जनरेशन है, आई एम बोर्न इन द मिड 40s ऑफ आई मीन 1945-46। तो मेरी वाली जो जनरेशन थी इसने पाकिस्तान की वो चीज़ें बनाई तो नहीं थी जो नट बोल्ट्स थे उस इकोनॉमी के, लेकिन हम उसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे थे। एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं उसको देख भी रहा था, पढ़ भी रहा था, और फिर प्रैक्टिकल बिजनेस में मैं जल्दी आ गया ज़िंदगी में। उसकी वजह से मैंने उसको एक्सपीरियंस भी किया। तो कुछ चीज़ें बेसिक हैं जो मैं आपकी तवज्जो में दिलवाना चाहता हूँ। वो है कि जो इलाका पाकिस्तान कहलाता था उसमें बिज़नेस एक्सपर्टीज़, इकोनॉमिक एक्सपर्टीज़ नहीं थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें या तो सिख मैनेज कर रहे थे, जो यहाँ पे रावलपिंडी के सिख थे, ख़ास तौर पे गुजर खान, रावलपिंडी इस इलाके के, और ऑनवर्ड्स पेशावर, ये लोग रशिया तक बिज़नेस करते थे। सो दे वर वेरी कल्टिवेटेड पीपल, और उनके मईशत उनके हाथों में थी, और ऐसे बाकी हिंदू थे। और ये लोग सारे चले गए। कराची उस वक्त बहुत छोटा शहर था। कराची से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हैदराबाद की थी। तो लेकिन हैदराबाद वाज आल्सो रन बाय हिंदू बिजनेसमैन, और वो बड़े वर्ल्ड ट्रैवलर्स थे। और जो लोकल मुसलमान था वहाँ का भी और पंजाब का भी, ये खेती बाड़ी और कुछ छोटी मोटी दुकानदारी से आगे का ये सोचने वाले लोग नहीं थे। तो लेकिन हमारी खुशकिस्मती से जो लोग हिजरत करके आए हिंदुस्तान से, उनमें कुछ लोग ऐसे थे जो हैदराबाद दक्कन से आए थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो कलकत्ता से आए थे। और ये वो लोग थे जो चनियोट से मजदूरी करने के लिए कलकत्ता गए और वहाँ बड़े बड़े मिल ओनर्स बने। वो उनकी ज़िंदगी का सफ़र जो है वो डॉक्टर अमजद साकिब ने अपनी किताब में बहुत अच्छा लिखा है उनके मुतल्लिक। तो वो लोग यहाँ आए, देवर सीजन बिजनेसमैन। और उसके अलावा फिर बॉम्बे से बोरी कम्युनिटी और मेमन कम्युनिटी वो आई, और ये सारे लोग जो थे ये कराची में जनरली आके हुए, और सम ऑफ देम स्टार्टेड कंट्रीब्यूटिंग टू द गवर्नमेंट। उनमें से एक बहुत बड़ी जो है पर्सनैलिटी वो है मीर लायक अली साहब की। और उन्होंने जो हैदराबाद दक्कन में जो मुसलमान रियासत थी उसके बहुत सी चीज़ें पाकिस्तान में ला के इंस्टॉल करने की कोशिश की। सो मच सो के जो वहाँ पे उस्मानिया यूनिवर्सिटी थी जो कि उर्दू में मेडिसिन और इंजीनियरिंग भी करती थी, और उसके बेसिस पे वो लोग अपने जहाज़ भी बनाते थे, सर्कुलर रेलवे भी बनाते थे, अपना एमुनिशन भी बनाते थे, अपनी गन्स भी बनाते थे। ये उनकी बैकग्राउंड में थी चीज़ें। और इनको इंडस्ट्रियल प्लानिंग आती थी, एक पॉलिसी लेवल की प्लानिंग इनको आती थी। और साथ फिर हमारी खुशकिस्मती थी उस वक्त के डॉक्टर कुरैशी साहब जैसा इकोनॉमिस्ट, वो हमारी गवर्नमेंट में आए, और उन्होंने हमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 5 ईयर प्लान्स दी, और जिसके बेसिस पे, उस प्लानिंग के बेसिस पे और उस ओवरऑल सोच के बेसिस पे फिर हमें ये प्लानिंग मिली कि जिसके साथ हमने आगे करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो नट बोल्ट्स हैं उस वक़्त की इकोनॉमी के वो क्या थे। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि नए तरीके से इंडस्ट्री को ऑर्गेनाइज करना था, और ऐसे तरीके से करना था कि वहाँ पे इंडस्ट्री थी नहीं। कुछ छोटे शहर थे जैसे गुजरांवाला, वजीराबाद, डस्का, सियालकोट, जहाँ पे कुछ ना कुछ इंडस्ट्री थी। लेकिन बहुत से इलाके ऐसे थे जैसे थल है, तो थल में सिरे से ही कुछ नहीं था। सो एक बहुत बड़ा मंसूबा बनाया थल डेवलपमेंट अथॉरिटी का, और उसकी तरफ कुछ कैनाल निकाली गई। वहाँ पे जो बंजर ज़मीनें थी उनको सैराब करने का किया गया। फिर थल में मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप किए गए। और फिर जैसे मियाँ वाली है, मियाँ वाली, फिर एक जगह का नाम है दरियाबाद, आजकल पता नहीं हमारे नक्शे पे शायद हो ही ना, दरियाबाद था। ऐसे ही वाह, जहाँ पे बहुत बड़ा हमारे पास इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, हरीपुर, ये सारे जो इलाके थे एज इंडस्ट्रियल नोड्स, दे वर डेवलप्ड एज इंडस्ट्रियल नोड्स। इनके लिए फिर बाकायदा इनकी जोनिंग हुई एज इंडस्ट्रियल एरियाज़। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया का कह के नहीं छोड़ दिया जैसे बहुत बाद में हुआ हमारे पास। इंडस्ट्रियल एरिया की फिर बाकायदा सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हुई,
उस डेवलपमेंट को करने के लिए जो नट बोल्ट्स थे फिर क्या थे कि किस तरीके से वो लाइसेंसिंग का ज़माना था, और ये बोनस वाउचर से भी पहले की बातें हैं, और लाइसेंसिंग का ज़माना था और सरकारी मशीनरी जो थी। दूसरी साइड ये थी कि वो इम्पोर्ट लाइसेंस लेना पड़ता था कि जी कितनी फॉरेन एक्सचेंज की एलोकेशन होगी। तो वो जो अंग्रेज़ का सिस्टम था जो कि अभी बहुत आगे तक अर्ली 90s तक चलता रहा, वो उसकी वजह से बॉटलनेक्स भी काफ़ी थी। लेकिन इसके बावजूद जो इकोनॉमिक प्लानर्स थे उन्होंने कुछ काम ऐसे किए कि एक साइड पे तो उन्होंने ऐसे स्पेशलिस्ट किस्म के लोगों की ट्रेनिंग की जो कि इंडस्ट्रियल एरिया को मैनेज कर सकते हो, और हर इंडस्ट्रियल एरिया के मुतालिक एक उनका एक ख्याल था कि कैसे करना है। वो मैं आपको लहदा इसके ऊपर आप के किस तरीके से एक इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके से प्लान कैसे था और किस तरीके से बड़ी तेज़ी से वो ऊपर चढ़े, और मतलब ऐसे था कि 2-3 साल के अंदर पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया जो था ना उठ के खड़ा हो जाता था। उसके क्या थे वो मैं अलहदा आपके साथ बात करता हूँ। लेकिन साथ ही ये है कि इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको मीडियम एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट की ज़रूरत है। आज की पाकिस्तान में आपको उस किस्म का बैंकर ही नज़र नहीं आता। हर बंदे बैंकर जो है वो 3 महीने में एडजस्टमेंट मांगता है, 6 में मांगता है, बहुत ज़्यादा करेगा 3 साल में करेगा। जो लॉन्ग टर्म 8 ईयर क्रेडिट था दैट वाज उसके लिए आपको बैंक मैनेजर्स और जो उसके पीछे जो स्टाफ है, पीपल हु कैन असेस ए प्रोजेक्ट, और उसकी फिर किस किस्म की कैश फ्लो होगी, उसमें से पैसे कैसे वापस आएंगे, वो सारी चीज़ें जो थी वो एक ख़ास तौर पे क्रेडिट का एक सिस्टम बनाया गया। और क्रेडिट के सिस्टम में सबसे पहले चीज़ जो थी वो PIDC बनाई गई, क्योंकि छोटी इंडस्ट्री जो नॉर्मल उस वक्त के बिजनेसमैन थे वो सीमेंट फैक्ट्री लगाने का उनके अंदर लेट्स से स्ट्रेंथ नहीं थी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं थी। तो उन्होंने फिर ये किया कि PIDC में एक हिंदुस्तान में एक कल्चर था जो बेनेवोलेंट राजा थे वहाँ के, जैसे हैदराबाद दक्कन था या बड़ौदा जो आजकल मॉडर्न स्टेट है इसका राजा था, ये जिसमें ये स्टेट फंड लगा के एक इंडस्ट्री लगाते थे, और फिर जिससे तो इंडस्ट्री चल के कामयाब हो जाती थी तो फिर लोकल बिजनेसमैन को कहते थे भाई आप इसमें से शेयर खरीदने शुरू कर दो, और फिर राजा या वो जो गवर्नमेंट थी वो उस इंडस्ट्री को नहीं चलाती थी, वो इंडस्ट्री चलाई जाती थी बिजनेसमैन में, क्योंकि किसी गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि वो कारोबार चलाए। गवर्नमेंट का काम है वो मुल्क चलाए और बिजनेसमैन का काम है कि वो कारोबार चलाए। तो इस तरीके से वो जो एक पैटर्न था हिंदुस्तान में, वो ये मीर लायक अली और जो हमारे बाकी जो फाउंडिंग फादर्स थे उन्होंने वो पैटर्न के ऊपर फिर PIDC बनाई। PIDC का मकसद ये था कि वो ऐसी जो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ हैं वो लगाए, और लगाने के बाद जिस वक्त चल पड़े तो उनको स्टॉक एक्सचेंज पे ले जाके ऑफलोड कर दे और फिर खुद कुछ और करे। ऐसे ही जो था फिर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन बनी। तो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन वो पंजाब बेस्ड, लेकिन पंजाब की जो इंडस्ट्रियल तरक्की थी वो बाकी सब इनको आउटपेस कर गई बाकी प्रोविंसेस को बिकॉज ऑफ दिस वन कॉरपोरेशन। और इसके पास जो था ये किसी लेटर में आपको इसकी PIDC की डिटेल इंशाल्लाह बताऊंगा। उसके बाद लार्ज स्केल लैंडिंग के लिए एक इदारा था, उसका नाम था PICIC, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड समथिंग। तो वो PICIC जो था, PICIC वाज सप्लाइंग लार्ज कैपिटल टू वेरी लार्ज सेक्टर ऐसे। फिर जो दरमियान की इंडस्ट्री थी जो कि PICIC से छोटी थी और PICIC पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के क्रेडिट से ऊपर थी, वो उसके लिए फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान बनाया गया, और हर एक के अंदर बाकायदा सिस्टमेटिकली ट्रेंड मैनेजर्स थे जो कि जिनको पता था कि अगर एक कोई प्रोजेक्ट आया है तो उस प्रोजेक्ट को उन्होंने कैसे वेट करना है, कैसे असेस करना है, उसमें से उसकी लॉन्ग टर्म की कैश फ्लो कैसे बनानी है, उसको शुरू के साल या 2 साल का पीरियड ऐसा देना है जिसके अंदर उसे पैसे वापस नहीं लेने, जिसके अंदर वो उसने क्रेडिट ले लिया है, लोन ले लिया है, लेकिन उसको मशीनरी इंपोर्ट करनी है, उसको लगानी है, उसको रनिंग में लेके आना है, उस टाइम में उसके ऊपर कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए कि भाई पैसे हमारे वापस करो। सो यूजुअली 2 to 3 इयर्स का एक पीरियड होता था जिसके अंदर क्रेडिट नहीं लिया जाता था, उसके बाद किस्तें चालू होती थी। सो ये सारे जो थे ना हमारे पास। इसके अलावा गवर्नमेंट ने उन्हीं दिनों में कुवैत के साथ और लेटर ऑन विद सऊदी पाक के साथ
पाक सऊदी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और पाक कुवैत इंडस्ट्री कॉरपोरेशन और चंद एक छोटे और इदारे थे जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, पाक लिबिया शायद होल्डिंग्स के नाम से कंपनी थी, कुछ वो भी बनाए जहाँ पे लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट इन लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के अलावा भी आ सकते। इम्तियाज साहब, ये अदारे फिर ख़त्म क्यों हो गए? अगर इतने अच्छे थे और इतना कंट्रीब्यूट भी कर रहे थे। दो इसमें पॉइंट्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा। एक तो ये है कि अदारे क्यों ख़त्म हो गए, दूसरा ये है कि एक ट्रेंड चल पड़ा कि लोग लोन लेते थे और फिर वो वापस नहीं होता था, या लेते किसी और मकसद के लिए थे, इस्तेमाल किसी और मकसद के लिए होता था। बहुत शुक्रिया। ये इदारे जो ख़त्म हुए, ये इदारे ख़त्म हुए 1970 के बाद जो टाइम आया जिसके अंदर नेशनलाइजेशन भी हुई, लार्ज स्केल डीमोरलाइजेशन हुई बिजनेस कम्युनिटी की। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो थे वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए, रातों रात उनकी इंडस्ट्री के ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ आप देखेंगे, बीको जैसी कंपनी जो कि पाकिस्तान से चाइना को एक्सपोर्ट कर रही थी, चो एन लाई पाकिस्तान आया और यहाँ से उन्होंने मशीन टूल्स परचेज़ किए। उन मशीन टूल्स के साथ उन्होंने अपना पहला मशीन टूल प्लांट लगाया और उस पे पुर्जे मशीन टूल्स के बनाने के बाद जो उन्होंने वहाँ पे मशीन टूल्स बनाए, उनमें से कुछ मशीन टूल्स हमारी इंडस्ट्री तो हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दी बीको, लेकिन हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स में जितने पुर्जे मशीनें आई वो बनी हुई थी चाइना की। अच्छा, और वो उन मशीनों पे बनी हुई थी जो कि पाकिस्तान से गई थी। पाकिस्तान वॉज एक्सपोर्टिंग मशीन टूल्स टू यूनाइटेड स्टेट्स और सारा। ये फिर इंडस्ट्री के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ उस टाइम पे, और उसके साथ बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज थी वो निकल गई। पाकिस्तान से बहुत बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जो था वो निकल गया, और जनरली जो हमारी वो थी। अच्छा, उसके बाद एक दौर आया ऐसा जिसके मुतालिक हमारे इंटेलिजेंसिया कहते थे ये मिक्स्ड इकोनॉमी का दौर है, क्योंकि इटालियन मॉडल पे हम चल रहे हैं। ये जी इटालियन मॉडल इज मिक्स्ड इकोनॉमी कि जिसमें कोई स्टेट सेक्टर है, कोई दूसरा है। अच्छा, तो एक्चुअली अगर मैं उसको हाइंडसाइट देखूं तो दे वर टॉकिंग अबाउट मिक्स्ड अप इकोनॉमी है जी। को इतना एक खिचड़ी पक गई, मिक्स्ड अप या मेस्ड अप, इट वाज ए मेस्ड अप इकोनॉमी। अच्छा, विद द रिजल्ट के वो एवरीथिंग वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, और वो जो था अवामी दौर आया हमारे पास, और उस दौर के अंदर डिसिप्लिन जो था ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई कि हमारी नेशनल लाइफ से डिसिप्लिन निकल गया। और वो डिसिप्लिन हर लेवल पे निकला। फ्लाई बाई नाइट वाले लोग बहुत ज़्यादा आ गए, और बैंकों के ऊपर भी प्लंडर स्टार्ट हो गया कि अगर आप एक पॉलिटिकल पार्टी के हैं तो आपको जैसे लोन मिलेगा और वो लोन का कोई पूछेगा नहीं। ये जो आपने फरमाया ना कि फिर क्या हुआ और कैसे, तो हुआ ये कि जो लोन लेके वापस ना करने वाली क्लास थी ना, वो जो कैरियर बिजनेसमैन था, ये उन्होंने किसी ने डिफ़ॉल्ट नहीं की। ये डिफ़ॉल्ट दो किस्म के लोगों ने की, और दोनों जो थे मरात याफ्ता तबके थे, जिसको हम इकोनॉमिक्स में रेंटियर क्लास कहते हैं। हर जब कोई ऐसी रजीम आती है जो कि पॉलिटिकली स्ट्रांग होती है या उनके पीछे कोई किसी और की बैकिंग होती है, तो वो फिर उसके कुछ मरात याफ्ता तबका होता है। वो तबका जो है वो बगैर काम करने के पैसा बनाना चाहता है, और उस तबके ने फिर लोन लिए जिनके लिए ख्याल था कि ये वापस कभी करने ही नहीं है। तो एक तो डिफ़ॉल्ट उस तबके की वजह से हुई, दैट वाज द रन ऑन द आवर बैंक्स। दूसरी वो सरकारी अफसर थे जो कि वहाँ से अपने किसी अजीज़ के नाम पे या कहीं से लोन ले सकते थे, ये सोच के कि ये हमें वापस नहीं करना पड़ेगा। और मैंने वो देखा, क्योंकि मैं खुद प्रैक्टिकल बिजनेसमैन था। इनमें से ये जो लोग थे ये मेरे पास मशवरे के लिए आते थे, और मैं इनको कहता था कि खुदा के लिए अगर ये लोन लो तो लोन को अपनी इंडस्ट्री पे लगाना, ये ना करना कि इसके साथ आप पजेरो खरीद लो या इसके साथ आप कोई घर बना लो। तो बाद में ये जो है ना, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आपका पैसा है नहीं, ये आपकी इंडस्ट्री के नाम पे, और आपने इसके ऊपर सूद के साथ इसको वापस करना है। तो लेकिन मेरा तजुर्बा ज़ाती ये है कि सरकारी अफसरों ने अपने उसके बेसिस पे इसको किया, और जो हमारे पॉलिटिशियंस और दूसरे थे, जो भी पार्टी इन पावर आती थी, वो इसमें दे मेड रन ऑन दिस। उसके बाद ये हुआ कि बैंक्स वेंट इनटू डिस्ट्रीब्यूट कि जी ये तो करते ही कुछ नहीं, ये तो लोन नहीं देते, ये नहीं करते। तो एक एक करके ये इदारे जो थे ये ख़त्म हो गए। अच्छा, इम्तियाज साहब ये बताएं कि चाइना ने भी कोई इसी तरह के अदारों को प्रमोट करके अपने आप को डेवलप किया, या उनकी स्ट्रेटेजी कोई डिफरेंट थी? मेरा ख्याल है कि
इसका नाम शायद चाइना इंडस्ट्रियल बैंक है। ये एक बैंक है जो कि इन्हीं बैंकों की तर्ज पे हमारे बाद बनाया गया था, जिसमें चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ये बैंक बनाया था, जिसमें सॉफ्ट लोन्स इंडस्ट्री को दिए जाएं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे दिए जाएं, उनकी कैपेसिटी बिल्ड हो ताकि वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर विद स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी वो जा सकते हो। तो एक टाइम ऐसा आया कि चाइना में भी प्रॉब्लम हुई और उन्होंने IMF या वर्ल्ड बैंक को किया, अप्रोच किया फॉर ए ब्रिज लोन। तो अमेरिकनों ने उनको कहा कि आप ये वाला बैंक जो है ना, इसको प्राइवेटाइज कर दो, फिर हम आपको लोन देंगे। अब ये बैंक्स जो थे, जैसे हमारे वाले थे, ये एक मुल्क की जो होती है अपनी एक पॉलिसी के तहत ये लोनिंग सिलेक्टिवली कर रहे होते हैं। अगर आप पीछे जापान में जाएं तो जापान की जो ग्रोथ थी वो भी ऐसी की लैंडिंग की वजह से थी। उसके ऊपर हम अलहदा देख सकते हैं कि जापान में क्या हुआ, हाउ जापान पोस्ट वॉर जापान कैसे जापान बना। अच्छा, तो ये फिर बैंक्स जो थे चाइना ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी ये बैंक नहीं, हम थैंक यू वेरी मच, आप लोन ना दें, लेकिन हम ये बैंक नहीं ख़त्म कर सकते। दैट इज़ व्हेन यू ओन योर नेशन। तो फिर ये इस किस्म का काम नहीं आप करते। बिल्कुल। मेरा ख्याल है आज का सेशन हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।